दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस सेंटर। AC3 हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाषा की परिभाषा, प्रकृति एवं विविध रूपों का विस्तार से वर्णन कीजिए। भाषा की परिभाषा देना है, अर्थ बताना, ठीक है। इसकी प्रकृति प्रकृति की जगह आपको स्वरूप भी देखने को मिल जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीटेड है आपका AC3 में, VVMK यूनिवर्सिटी AC3 में ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है कि भाषा की परिभाषा दीजिए, प्रकृति और विविध रूपों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो दोस्तों हम लोग पहले समझेंगे कि भाषा होता क्या है, भाषा किसको कहते हैं। तो भाषा क्या है? भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी मनुष्य क्या है तो अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है और दूसरों के विचारों को समझता है, उसी को भाषा कहा जाता है, ठीक है। और भाषा के कई सारे प्रकार हो सकते हैं। जैसे एक हमारा मौखिक भाषा है, जैसे जैसे हम आपको बोल करके बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो ये हमारा मौखिक भाषा हो गया। एक हमारा लिखित होता है, जो हम लोग यहाँ पर लिख के लाए, हम यहाँ पर जो लिख के लाए तो लिखने के माध्यम से हम आपको समझाते हैं, अपने बातों को बताते हैं, तो वो आपका लिखित माध्यम हो गया, ठीक है। उसी तरह से एक होता है सांकेतिक, मतलब इशारा करके। जब आप कोई व्यक्ति आमने सामने होते हैं, बातचीत करते हैं, अगर वो मुंह से नहीं बोल पाता है, फिर लिख के नहीं बता पाता, तो वो इशारा कर देता है, तो वो भी क्या है, एक माध्यम होता है भाषा का, जहाँ पर लोग अपने कह सकते हैं अपनी जो भावनाएं होती है, जो विचार होता है, वो उसको व्यक्त कर पाता है, बता पाता है। तो यहाँ पर हम लोग डिटेल में समझेंगे कि भाषा की परिभाषा क्या होती है, प्रकृति क्या होता है और विविध इसके रूप कौन कौन से हैं, ठीक है। चैनल पर दोस्तों नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और समझिए जो भी हम आपको बता रहे हैं, और कंपेयर करके देखिए कि आप लोग अदर चैनल से अगर इस क्वेश्चन का आंसर को किए हैं, तैयारी किए हैं, तो यहाँ पर हम आपको क्या बताते हैं और अदर चैनल वाले क्या आपको बताए होंगे, ठीक है। तो एक बार देख के आप लोग जरूर जाइएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। चलिए दोस्तों समझते हैं हम लोग की भाषा की परिभाषा क्या होती है। एक छोटा सा हम लोग परिचय को पहले देखते हैं। कहा जा रहा है कि मानव समाज के विकास में भाषा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मानव समाज के विकास में, क्योंकि भाषा के बिना मानव का जो समाज वो विकास नहीं कर सकता, नहीं विकसित हो सकता। अगर भाषा नहीं रहेगा तो समाज में नहीं बन पाएगा, ठीक है। भाषा कह सकते हैं कि अगर भाषा नहीं रहेगा तो समाज नहीं बन सकता, समाज का विकास नहीं हो सकता। इसलिए कहा जा रहा है कि मानव समाज के विकास में भाषा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा के माध्यम से ही मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं, ज्ञान और अनुभवों का आदान प्रदान करता है। यदि भाषा ना हो तो ना तो समाज का संगठन संभव है और ना ही ज्ञान का प्रसार। अगर भाषा नहीं रहेगा तो ना ही समाज का संगठन हो पाएगा, क्योंकि लोग बात ही नहीं कर पाएंगे तो किसको भला कर रहा है, किसका बुराई कर रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ समझ नहीं पाएगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि अगर भाषा ना हो तो ना तो समाज का संगठन संभव है और ना ही ज्ञान का प्रसार संभव हो सकता है, ना ही क्या है तो ज्ञान का प्रसार आगे अगले पीढ़ी में जा सकता है। इस प्रकार भाषा केवल संचार का साधन नहीं बल्कि सभ्यता और संस्कृति की आधारशिला भी है। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा परिचय को देख लिया। आगे हम लोग समझेंगे कि भाषा का अर्थ क्या होता है और इसकी परिभाषा को देखेंगे, ठीक है। इसकी प्रकृति, स्वरूप और इसके जो विविध रूप हैं, सारी चीजों को यहाँ पर समझेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और मेरे चैनल पे आप लोग पहले भी आ चुके हैं या फिर पहली बार आए, ये भी आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। समझते हैं हम लोग की भाषा का अर्थ क्या होता है। हम आपको शुरू में बताएं कि भाषा क्या है, तो एक माध्यम होता है जिसके माध्यम से क्या है तो जो मनुष्य है वो अपने भावनाओं को, अपने विचारों को किसी दूसरे के प्रति क्या करता है, व्यक्त करता है और दूसरे के विचारों को समझता है, उसी को भाषा कहा जाता है। सेम बात यहाँ पर लिखा है कि भाषा का अर्थ उस माध्यम से है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करता है। क्या कहा जा रहा है कि जो भाषा का अर्थ है वो क्या है, तो एक ये माध्यम होता है जिसके द्वारा ही मनुष्य अपने विचारों को, अपने भावनाओं को, अपने अनुभवों को व्यक्त करता है, मतलब रखता है, बोलता है, बताता है, ठीक है, तथा दूसरों के विचारों को समझता है। और जो दूसरा व्यक्ति फिर से उसको प्रतिक्रिया देता है या फिर जवाब देता है तो उस चीज को वो समझ पाता है, उसी को भाषा कहा जाता है, ठीक है। यह माध्यम ध्वनि, ध्वनि का मतलब होता है बोलना, ठीक है, आवाज, लिपि मतलब लिखना या फिर संकेत, इशारे के रूप में हो सकता है। और जो अपना बात को रखना या फिर किसी की बात को समझना, ये किस माध्यम से हो सकता है, तो बोलने के माध्यम से हो सकता है, लिखने के माध्यम से हो सकता है, या फिर इशारे के माध्यम से हो सकता है। इन तीनों रूपों में देखा जाता है। आगे दोस्तों हम लोग समझते हैं इसको और आसान भाषा में, कि अगर आप एग्जाम में लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं इसको बिल्कुल सरल भाषा में। कहा जा रहा है कि भाषा वह साधन है जिससे हम अपनी बात दूसरों तक स्पष्ट रूप से पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं। भाषा क्या है, तो एक साधन है जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को किसी भी के सामने क्या है तो स्पष्ट रूप से रख पाते हैं, बता पाते हैं उसको, और उनके द्वारा जो बात कही जाती है, जो भी जवाब दिया जाता है, जो भी प्रतिक्रिया होता है, उस चीज को हम समझ पाते हैं, तो उसी को भाषा कहा जाता है। उदाहरण के रूप में जब हम शिक्षक से पढ़ते हैं, दोस्तों से बातचीत करते हैं या फिर किताब पढ़ते हैं, इन सभी में भाषा का ही प्रयोग होता है। जैसे हम आपको कुछ बता रहे हैं, आप सीख पा रहे हैं, तो कैसे सीख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ भी है और हम आपको समझा भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, तो दोनों माध्यम से आप सीख पा रहे हैं। उसी तरह से कहा जा रहा है कि अगर हम लोग किताब पढ़ते हैं तो किताब में हमें कोई बताने वाला नहीं रहता, लेकिन हम लोग खुद से जब किताब पढ़ते हैं तो वहां पर क्या होता है, लिखा हुआ रहता है, और लिखा हुआ को हम लोग समझ पाते हैं क्या कहना चाह रहा है, भावनाओं को हम लोग समझ पाते हैं, ठीक है, ये कहना क्या चाहता है, जो लेखक है वो कहना क्या चाहता है, ठीक है।
आगे दोस्तों हम लोग समझते हैं भाषा की परिभाषा को, कि भाषा की परिभाषा क्या होती है। क्वेश्चन आपको इस तरह से भी दे सकता है कि भाषा का परिभाषा दीजिए, 5 नंबर का क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, ठीक है। सरल परिचय दीजिए या फिर भाषा की परिभाषा दीजिए। तो हम लोग समझते हैं भाषा की परिभाषा क्या हो सकता है। कहा जा रहा है कि भाषा एक संगठित, अर्थपूर्ण और नियमबद्ध ध्वनि प्रणाली है। समझिए क्या कहा जा रहा है कि जो भाषा है, भाषा ऐसा नहीं कि आप कुछ भी चिल्ला दीजिएगा तो उसका कोई मतलब। भाषा का मतलब है कि जब आप कुछ बोलते हैं तो उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए, कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए, तब जाकर के वो भाषा कहलाएगा, ठीक है। वो कब होगा? जब वो संगठित रहेगा, अर्थपूर्ण रहेगा और नियमबद्ध रहेगा, उसी को भाषा कहा जाएगा, ठीक है। इसी के बारे में कहा जा रहा है कि भाषा एक संगठित, अर्थपूर्ण और नियमबद्ध ध्वनि प्रणाली है, जिस जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान करता है। और इसी के माध्यम से क्या है, तो जो मनुष्य है वो अपने विचारों का, भावनाओं का, अनुभवों का आदान प्रदान करता है, ज्ञान का आदान प्रदान करता है। यह प्रणाली सामाजिक होती है और इसके प्रयोग से ही संचार संभव होता है। ये जो प्रणाली है बोलने का, ठीक है, ये क्या है, तो सामाजिक होता है और इसके प्रयोग से ही संचार संभव होता है, मतलब लोग बातचीत कर पाते हैं, भाषा के माध्यम से लोग बातचीत कर पाते हैं। आगे दोस्तों कुछ विद्वानों के द्वारा इसकी परिभाषा की गई, तो उसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि विद्वानों के द्वारा क्या परिभाषा की गई है भाषा की। पहले हेनरी स्वीट, हेनरी स्वीट क्या कहते हैं उसको समझिए। कहा जा रहा है कि भाषा ध्वनियों के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति है। भाषा क्या है, तो ध्वनि के माध्यम, मतलब बोलने के माध्यम से विचार, जो हमारे मन में जो विचार है उसकी अभिव्यक्ति, मतलब हम लोग बोल करके उसको समझा रहे हैं। तो भाषा ध्वनियों के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति है। कहने का मतलब है कि इस परिभाषा में भाषा के बोलने वाले रूप पर जोर दिया गया। मतलब भाषा के कई प्रकार हैं, जैसे कि बोल करके समझाना, लिख करके समझाना, ठीक है, या फिर इशारा दे करके समझाना। तो भाषा के कई तरह के रूप है, लेकिन जो हेनरी स्वीट कह रहा है, ये कह रहा है कि इस परिभाषा में भाषा के बोलने वाले रूप पर जोर दिया जा रहा है। जब मनुष्य अपने विचारों को ध्वनियों, मतलब बोलकर व्यक्त करता है, वही भाषा मूल रूप है। वही क्या है, तो भाषा मूल रूप है, भाषा का मूल रूप है। दूसरे जो विद्वान है वो है फर्डिनांड डी सोस्योर, ठीक है, फर्डिनांड डी सोस्योर। ये क्या कहते हैं कि भाषा संकेतों की एक प्रणाली, मतलब संकेत मतलब साइन, ठीक है, इशारा, साइन मतलब इशारा, संकेत सब एक ही बात है। तो इनके द्वारा कहा जा रहा है कि भाषा संकेतों की एक प्रणाली है। इसका अर्थ है कि भाषा केवल ध्वनियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शब्दों और संकेतों का एक संगठित समूह है। क्या है, तो शब्दों और संकेतों का एक संगठित समूह है, जिनका एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे अगर हम आपको बोले कि पानी, तो पानी यहाँ पर हम लिख देंगे पानी, ठीक है। तो पानी का मतलब आपको तुरंत समझ आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। या फिर हम सिर्फ अगर सर झुका के बोले, अब तो अभी हम हमको देख नहीं पा रहे, लेकिन आपके साथ जो और लोग रहते होंगे, कुछ जवाब ऐसे होते हैं जो सर हिला करके देते हैं, या फिर ना, या फिर हाँ, या फिर इशारा करके हाथ से बोलते हैं कि जाओ आओ, इस तरह से इशारा करते हैं। तो संकेत के माध्यम से क्या है, तो भाषा को बनाया जा सकता है, भाषा को बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है, ठीक है। इसी के बारे में कहा जा रहा है कि भाषा संकेतों की एक प्रणाली है। इसका मतलब है कि भाषा केवल ध्वनियों तक सीमित नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बोल के ही भाषा को व्यक्त कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, बल्कि यह शब्दों और संकेतों का एक संगठित समूह है, जिनका एक निश्चित अर्थ होता है, ठीक है। आगे दोस्तों हम लोग समझेंगे कि भाषा की प्रकृति या फिर स्वरूप क्या होती है। भाषा का स्वरूप क्या होता है, इसका प्रकृति क्या होता है। तो भाषा का जो पहला स्वरूप या फिर प्रकृति है वो है सामाजिक प्रकृति। ये कैसा है, तो सोशल नेचर ये रखता है। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसका जन्म और विकास समाज में होता है, क्योंकि समाज के बिना भाषा का विकास नहीं हो सकता और भाषा के बिना समाज का विकास नहीं हो सकता। तो इसलिए कहा जा रहा है कि भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसका जन्म और विकास समाज में होता है। कोई भी व्यक्ति अकेले भाषा का निर्माण नहीं कर सकता। जो लोग एक मूवी बनाए इसके ऊपर, टार्जन, ठीक है, तो टार्जन मूवी आप देखे होंगे, तो जो वो लड़का उसमें रहता है वो क्या करता है, वो कुछ नहीं बोल पाता, सिर्फ ऊ आ ऊ ऐसा करता है। क्यों करता है, क्योंकि उसके पास कोई समाज नहीं, वहां पर और लोग वहां पर रहने वाले नहीं, जानवरों के साथ रहता है, तो वो समझ नहीं पाता कि अदर समाज में लोग किस तरह से बातचीत करते हैं। तो इसी के बारे में कहा जा रहा है कि भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसका जन्म और विकास समाज में होता है। कोई भी व्यक्ति अकेले भाषा का निर्माण नहीं कर सकता। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे भाषा नहीं आती, लेकिन वह अपने परिवार और समाज के संपर्क में आकर धीरे धीरे भाषा सीखता है। कोई भी बच्चा, जो आपको टार्जन वाला उदाहरण दिए, उसी तरह से कोई बच्चा जो रहता है वो क्या करता है, शुरू शुरू में वैसा ही रहता है, उसको कुछ आता जाता नहीं है, लेकिन जब वो अपने परिवार में रहता है, समाज में रहता है, तो वो धीरे धीरे भाषा को सीख लेता है, समझ जाता है कि वो हो रहा है कि आओ, आओ का मतलब है कि जहाँ पर बैठा है तुम, या फिर कहीं पर भी, तो यहाँ पर आओ। जैसे बोलता है कि पानी पियो, पानी पियो का मतलब वो बच्चे में जानता है कि नहीं जानता, लेकिन वो धीरे धीरे सीख जाता है कि पानी का मतलब ये चीज होता है, पीने का मतलब इसको पीने के लिए बोल रहा है। तो इस तरह से, ठीक है, परिवार और समाज में संपर्क में आकर के क्या है, तो वो धीरे धीरे भाषा सीख जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि भाषा समाज से जुड़ी हुई है और समाज के बिना इसका अस्तित्व संभव नहीं है। कहा जा रहा है कि जो भाषा है वो समाज से जुड़ा हुआ है, और अगर समाज नहीं तो भाषा का कोई अस्तित्व नहीं बचता है। दूसरा जो इसका प्रकृति या फिर स्वरूप है वो है संप्रेषण का माध्यम। मतलब क्या है, तो ये मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब बातचीत करने का एक माध्यम है।
भाषा क्या है? तो बातचीत करने का एक माध्यम है, संप्रेषण का ये माध्यम है। कहा जा रहा है कि भाषा का मुख्य उद्देश्य विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान करना है। भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो भी हमारे मन में विचार है, जो भी सामने वाले लोगों के मन में विचार है, अनुभव है, ठीक है, तो उन भावनाओं का आदान प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। हम शिक्षा प्राप्त करने, अपने विचार व्यक्त करने, व्यापार करने, शासन चलाने और सामाजिक संबंध बनाने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। तो कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता है भाषा का। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अपने विचारों को, अपने भावनाओं को आदान प्रदान करना है इसका मुख्य उद्देश्य है। चाहे वो किसी भी रूप में हो, शिक्षा प्राप्त करने में हो, विचार व्यक्त करने में हो, व्यापार करने के लिए हो, शासन चलाने के लिए हो, या फिर सामाजिक संबंध बनाने के लिए हो। यदि भाषा ना हो तो हम अपने मन की बात दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते और ना ही दूसरों की बात समझ सकते हैं। अगर भाषा ना रहे, भाषा का मतलब ये तो नहीं कि सिर्फ हम जो बोल रहे वही भाषा है। भाषा का मतलब चाहे वो लिखित भाषा हो, चाहे वो मौखिक भाषा हो, या फिर सांकेतिक भाषा, अगर कुछ भी ना रहे तो हम अपने बातों को कैसे दूसरे के पास पहुंचा सकते हैं? हम लोग ऐसे तो नहीं है कि सिर्फ दिमाग पढ़ सकते हैं, दिमाग तो पढ़ नहीं सकते। जो बोला जाता है, जो इशारा किया जाता है, जो हमने बचपन से सीखा है, उसी के माध्यम से हम लोग समझ पाते हैं कि वो सामने वाला हमें क्या बोल रहा है और हम उसको क्या बोलना चाह रहे हैं। तो दोनों का जो समझ है वो भाषा के आधार पर ही होता है। इसलिए कहा जा रहा है कि इसलिए भाषा संचार का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। संचार का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, ठीक है। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग इसका प्रकृति या फिर स्वरूप देखेंगे वो है परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशीलता मतलब ये चेंज होते रहता है। भाषा क्या है, कभी एक जैसा नहीं रहता। जैसे भाषा में कुछ नए शब्द जुड़ते रहते हैं, कुछ जो पुराने शब्द हैं, आज आप समझते होंगे जो किंतु है, परंतु, ये शब्द बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो भाषा क्योंकि परिवर्तनशील है, गतिशील है, तो भाषा में नए नए शब्द जुड़ते रहते हैं और वो जो समाज है उसको अपनाता जाता है और आगे बढ़ता जाता है। कहा जा रहा है कि भाषा स्थिर नहीं होती बल्कि समय के साथ बदलती रहती है। हर युग में भाषा नए शब्द जुड़ते हैं। हर युग में क्या है, तो भाषा में नए नए शब्द जुड़ते रहते हैं और कुछ पुराने शब्द प्रचलन से बाहर हो जाते हैं। और जो कुछ पुराने प्रचलन शब्द थे जो पहले बहुत मान्यता रखते थे उन शब्दों का, अब वो बाहर हो चुके हैं। जैसे हम आपको उदाहरण दिए, जैसे किंतु होता है, परंतु होता है, तो आजकल ये शब्द आपको देखने को नहीं मिलते हैं। आपको नए नए शब्द जैसे कि इंटरनेट हो गया, मोबाइल हो गया, ऑनलाइन हो गया, फोटो फिल्टर हो गया, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे शब्द आज जो नए नए आ गए हैं। जैसे आज के समय में मोबाइल हो गए, इंटरनेट हो गया, ऑनलाइन जैसे शब्द आम हो गए, जबकि पहले इनका अस्तित्व नहीं था। पहले कोई जानता था कि इंटरनेट भी कोई शब्द रहेगा एक जमाने में, ऑनलाइन भी कोई शब्द आएगा, मोबाइल भी कोई शब्द आएगा, ये सब कुछ पता था नहीं था। तो जो भाषा है वो गतिशील है, ठीक है, परिवर्तनशील है। ये एक जैसा कभी नहीं रहता, वो समाज के साथ बदलता रहता है, जरूरतों के हिसाब से वो बदलता रहता है। इसी प्रकार उच्चारण और व्याकरण में भी समय के साथ परिवर्तन आता है। उच्चारण में भी क्या कह सकते हैं, जो उच्चारण मतलब हम लोग जो बोलते हैं उसमें भी परिवर्तन आ सकता है, जो व्याकरण उसमें भी परिवर्तन आता रहता है। इससे स्पष्ट है कि भाषा एक जीवंत और गतिशील प्रक्रिया है। जीवंत मतलब ये क्या है, तो चलता रहता है, और गतिशील प्रक्रिया है मतलब बदलता रहता है। चौथा जो इसका प्रकृति या फिर स्वरूप है वो है सांस्कृतिक दर्पण। ये क्या है, तो संस्कृति का आईना है, एक दर्पण है कि कोई भी संस्कृति कैसा है वो उसकी भाषा से ही पता चलता है। कहा जा रहा है कि भाषा किसी समाज की संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज और जीवन शैली को दर्शाती है। भाषा से क्या पता चलता है, तो उसकी संस्कृति के बारे में पता चलता है, परंपराओं के बारे में पता चलता है, रीति रिवाज और जीवन शैली को दर्शाता है। किसी भी भाषा के शब्दों, कहावतों और मुहावरों को देखकर उस समाज के विचार और मान्यताओं का पता लगाया जा सकता है। वहाँ का भाषा का शब्द कैसा है, जैसे मगही भाषा में लोग अलग बोलते हैं, जो खोटा बोलने वाले लोग हैं वो अलग तरीके से बोलते हैं, जो हिंदी वासी है वो अलग बोलते हैं, जो तमिल बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, ठीक है, सभी का क्या है, तो भाषा अलग है, कहावतें अलग है, मुहावरे अलग है, ठीक है। और वहाँ के समाज विचार को क्या है, तो उनकी मान्यताओं को देख करके पता चल जाता है कि वो किस संस्कृति से, किस समाज से है, ठीक है। तो इसी के बारे में कहा जा रहा है कि किसी भी भाषा के शब्दों, कहावतों और मुहावरों को देखकर उस समाज के विचार और मान्यताओं का पता लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए भारतीय भाषाओं में त्योहारों, रिश्तों और परंपराओं से जुड़े अनेक शब्द मिलते हैं। कहा जा रहा है कि जो हमारा भारतीय भाषा है उसमें त्योहारों से रिलेटेड बहुत सारा शब्द आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, रिश्तों से रिलेटेड बहुत सारा शब्द देखने को मिल जाएगा, और परंपराओं से जुड़े बहुत सारे शब्द यहाँ पर मिलते हैं जो भारतीय संस्कृति को दर्शाते हैं। इस प्रकार भाषा संस्कृति का प्रतिबिंब होती है। इस प्रकार क्या है, तो भाषा जो संस्कृति का प्रतिबिंब होता है। अगला जो इसका स्वरूप है वह है प्रतीकात्मकता। प्रतीकात्मकता, ठीक है, सिंबलिक नेचर। भाषा प्रतीकों पर आधारित होती है, प्रतीक पर यह आधारित होता है। जैसे कि हम लोग जैसे जान लेते हैं कि ये रोड में ऐसे ऐसे दिया हुआ रहता है, तो हम लोग को पता चल जाता है कि यहाँ पर ब्रेकर है आगे, ठीक है, गाड़ी का करना धीरे ले जाना। तो भाषा प्रतीकों पर आधारित होता है, ठीक है। कुछ चीज ऐसी होती है जिसको हमें बोलने का जरूरत नहीं, सिर्फ चिन्ह से हमें पता चल जाता है, सिर्फ चिन्ह जो होता है उसे पता हम लोग को पता चल जाता है। कारण कि शब्द स्वयं वस्तु नहीं होते बल्कि उनके प्रतीक होते। जो शब्द होता है वो स्वयं वस्तु नहीं होता बल्कि उनका प्रतीक होता है। हम आपको एक उदाहरण दिए थे पानी का, तो पानी यहाँ पर जो लिखा है इसका मतलब पानी है क्या? हम यहाँ पर लिख देंगे पानी, तो ये पानी हो जाएगा क्या? नहीं हो जाएगा। पानी का एक मतलब होता है जो सबको पता है, पूरे यूनिवर्स में
जो भी हिंदी बोलने वाले लोग हैं सभी को पता है कि पानी का मतलब क्या होता है। पानी का मतलब होता है जो हम लोग पीते हैं सो पानी, ठीक है। तो वही बात कहा जा रहा है कि शब्द स्वयं वस्तु नहीं होते बल्कि उनके प्रतीक होते हैं। जैसे पानी शब्द केवल एक ध्वनि या फिर अक्षर अक्षर है, लेकिन इसे सुनते ही हमारे मन में जल की छवि बन जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि पानी कह रहा है, लिखा हुआ पानी मतलब वो पानी का बात कह रहा है, ठीक है। इस प्रकार हम प्रतीकों के माध्यम से वास्तविक वस्तुओं या फिर विचारों को समझते हैं। यह विशेषता भाषा को प्रभावी बनाती है। तो ये बताया जा रहा है कि भाषा का इसका क्या स्वरूप है, क्या महत्व है। अगला यहाँ पर इसका प्रकृति देखेंगे हम लोग भाषा का, वो है नियमबद्धता। कुछ नियमबद्धता है, ठीक है। सिस्टमेटिक नेचर, ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ भी बोलेंगे और वो भाषा हो जाएगा। तो कुछ नियम होना चाहिए, बोलने के लिए कुछ नियम है और जिसके आधार पर क्या है तो लोग आपकी बातों को समझ पाते हैं। अगर नियम से आप नहीं बोलेंगे, सही से व्याकरण का यूज नहीं करेंगे, उपयोग नहीं करेंगे, तो लोग आपके बातों का गलत अर्थ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नियमबद्धता यहाँ पर है। भाषा एक नियमबद्ध प्रणाली है जिसमें व्याकरण के निश्चित नियम होते हैं। इन नियमों के अनुसार ही हम सभी सही वाक्य बनाते हैं और इन नियम के अनुसार जब हम चलते हैं तभी सही वाक्य बना पाते हैं और अर्थ को स्पष्ट करते हैं। यदि हम इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो भाषा अस्पष्ट और गलत हो जाएगी। अगर हम व्याकरण के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो जो भाषा है हमारा वो गलत हो जाएगा और जो अर्थ है वो सही से नहीं हो पाएगा, अर्थ का सही हम लोग मतलब नहीं निकाल पाएंगे। जैसे शब्दों का सही क्रम होना चाहिए, लिंग सही होना चाहिए, वचन आदि का ध्यान रखना आवश्यक होता है। अगर शब्दों का सही क्रम नहीं रहेगा, कर्म सही का शब्द इस तरह लिखेंगे तो पता चलेगा कुछ, क्या ही पता चल रहा है। अगर हम यहाँ पर ये जो पूरा लाइन लिखा हुआ है कि शब्दों का सही क्रम, अगर इसको हम लिखेंगे का सही क्रम शब्द, तो कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो सही व्याकरण का होना जरूरी है, शब्दों का सही क्रम होना चाहिए, सही चयन होना चाहिए। लिंग मतलब कि वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, ठीक है। वचन सही होना चाहिए, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, सब कुछ सही होना चाहिए। ये सब ध्यान रखना आवश्यक है, इससे भाषा में स्पष्टता और शुद्धता बनी रहती है। तो नियमबद्धता यहाँ पर क्या है तो इसका एक स्वरूप है, एक इसका प्रकृति है। आगे हम लोग देखेंगे भाषा के विविध रूपों को कि भाषा के कितने सारे रूप हैं। तो पहला जो रूप है उसका वो है मौखिक रूप। यहाँ पर रूप कह लीजिए या फिर प्रकार कह लीजिए, सब एक ही बात है, ठीक है। रूप कहिए या फिर प्रकार कहिए। तो पहला जो प्रकार है भाषा का, जो रूप है वो है मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज, ठीक है। मौखिक भाषा वह है जिसे हम बोलकर व्यक्त करते हैं, जिसको क्या तो हम लोग बोल के व्यक्त करते हैं। यह भाषा का सबसे प्राचीन और स्वाभाविक रूप है। सबसे पहले इसी का विकास हुआ समाज में या फिर कह सकते हैं दुनिया में क्या है तो भाषा में जो भाषा का प्रकार उसमें सबसे पहला क्या है तो आपका मौखिक भाषा विकास हुआ था। हम दैनिक जीवन में बातचीत, भाषण, चर्चा आदि के माध्यम से इसका उपयोग करते हैं। इसका लाभ यह है कि इसमें तुरंत प्रतिक्रिया मिलती है और संचार तेजी से होता है। इसमें क्या होता है जब हम आपको कुछ बोलेंगे तो आप तुरंत जवाब दे पाएंगे, लेकिन अगर हम आपको लिखित में देंगे तो फिर आप लिखेंगे तभी तो। इसमें क्या होता है तुरंत जवाब मिल जाता है। दूसरा जो यहाँ पर हम लोग इसका रूप या फिर प्रकार देखेंगे वो है लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। लिखित भाषा वह है जिसे हम लिख कर व्यक्त करते हैं, जिसको क्या है तो हम लिख करके व्यक्त करते हैं। जैसे हम आपको ये लिख करके बता रहे हैं तो ये क्या है कि लिखित भाषा है, साथ में हम आपको बोलकर भी बता रहे हैं। यह अधिक अस्थायी होती है क्योंकि लिखी हुई बात लंबे समय तक सुरक्षित रहती है और जो लिखा हुआ बात है वो लंबे समय तक इसको सुरक्षित रखा जा सकता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो आराम से जा सकता है। लेकिन जो मौखिक भाषा है जो हम आज आपको बता रहे हैं, क्या आप अपने बच्चे को बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। शब्द व शब्द आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। लेकिन जो लिखा हुआ बात है, अगर ये पीडीएफ हम आपको दे दे और ये पीडीएफ अगर आप रख लेते हैं तो आपके बच्चे जब आपके पोते हो जाएंगे तभी आप उसको बता सकते हैं। तो लिखित भाषा का ये सब कुछ बात है। आगे कहा जा रहा है कि पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्र आदि इसके उदाहरण हैं। इसका महत्व इसलिए भी है कि इससे ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जा सकता है। जो लिखित माध्यम है, जो लिखित है भाषा है, उसका एक महत्व ये भी है क्या कि यहाँ पर जो ज्ञान आज देख पा रहे हैं उसको आप एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं। तीसरा जो इसका रूप है या फिर प्रकार है वो है सांकेतिक भाषा, साइन लैंग्वेज, इशारा का माध्यम, ठीक है। इस भाषा में इशारों, हाव भाव और संकेतों के माध्यम से विचार व्यक्त किए जाते हैं। यह विशेष रूप से मूक बधिर व्यक्तियों के लिए उपयोगी होता है। जो मूक बधिर मतलब जो बोल सुन नहीं सकते, उन व्यक्तियों के लिए ज्यादा उपयोगी यह होता है। हालांकि सामान्य लोग भी कई बार संकेतों का उपयोग करते हैं, जैसे कि सिर हिलाकर हाँ या फिर ना कहना। ऐसा नहीं कि जो बोल सुन नहीं सकते सिर्फ वही लोग सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग भी करते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या है तो कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं और कोई कुछ बोल दे तो हम लोग इशारा करके बता देते हैं कि रुको या फिर चलो या फिर जो भी बोलना रहता है। इससे स्पष्ट है कि भाषा केवल शब्दों तक सीमित नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लिखित या फिर बोलने तक सीमित है, ये इशारा तक भी पहुंचता है। ये तो हमने कुछ मुख्य जो आपके प्रकार है भाषा के उसको समझ लिया, लेकिन इसके बाद भी कुछ और प्रकार, जैसे कि मानक भाषा मतलब स्टैंडर्ड लैंग्वेज, जो सबको समझता है, ठीक है, और सबको मानना पड़ता है। जैसे हमारा एक स्टैंडर्ड टाइम है, अगर भारत में पूरा क्या है तो एक स्टैंडर्ड टाइम है। अगर एक जगह 12 बजा है मतलब पूरे भारत में क्या है तो 12 ही बजेगा। ऐसा नहीं कि आप अरुणाचल प्रदेश में वहां पर 12 बजा है तो आप गुजरात वाले 6 बजा देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो उसी को बोलते हैं मानक। मानक का मतलब जो स्टैंडर्ड है, जो सभी को मानना पड़ेगा। तो ये क्या मानक भाषा है, इसका एक प्रकार है।
कहा जा रहा है कि मानक भाषा वह होती है जिसे किसी देश या फिर समाज में औपचारिक रूप से स्वीकार किया जाता है, मतलब फॉर्मल तरीके से क्या तो उसको स्वीकार किया जाता है। इसका प्रयोग शिक्षा, प्रशासन, साहित्य और सरकारी कार्यों में किया जाता है। यह भाषा सभी के लिए एक समान होती है, जिससे संचार में एक रूपता बनी रहती है। और सभी के लिए क्या है, एक भाषा जो है, ये जो मानक भाषा है वो सभी के लिए बराबर रहता है। हम आपको टाइम वाला उदाहरण दिए कि जो समय है वो हमारा मानक समय, एक मानक समय हमारे भारत में फिक्स कर दिया गया है, और उसके बाद पूरे भारत में आप कहीं पर भी रहेंगे वही आपका टाइम मायने रखेगा, वही टाइम आपका रहेगा। उसी तरह से कुछ भाषा जो है वो मानक होता है, जैसे हमारे देश में हिंदी भाषा है, ठीक है। तो हमारे हिंदी जो भाषा है वो पूरे उत्तर भारत में लगभग सभी लोग समझ सकते हैं। कुछ जो राज्य हैं उसको छोड़ करके अगर देखेंगे आप लोग, तो सारे जो राज्य हमारे भारत के, वहां पर हिंदी भाषा को समझा जाता है। तो वो क्या है, मानक भाषा उसको कहा जा सकता है, जो सभी लोग स्वीकार करते हैं। या फिर आप अधिकतर जो ऑफिस है, जो अधिकतर कॉलेज स्कूल है, वहां पर देखते हैं हिंदी भाषा में लोग पढ़ाई करते हैं। तो वो क्या है, एक मानक भाषा है। अगला जो रूप है भाषा का वो है बोलियां। तो बोली किसको बोलते हैं? भाषा तो आपने समझ लिया, अभी तक आप भाषा के बारे में पढ़ रहे थे। भाषा का मतलब है जो व्यापक हो, ठीक है, जो व्यापक कह सकते हैं जो ज्यादा लोग उसको समझते होंगे और व्यापक क्षेत्र में फैला होगा। लेकिन बोली होता है जो एक क्षेत्र में बोला जाता है, जैसे हमारे यहाँ पर खोटा बोला जाता है, झारखंड में क्या तो खोटा बोला जाता है। अब इस चीज को हम आपको खोटा बोल के समझाओ साहब के, जैसे यहाँ पर लिखा लो कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। जे हमने अपन क्षेत्र में बोलल जाए ओकरा बोले खोरठा। जैसे गिरिडीह रहेवलन खोरठा अलग बोले। खोरठा झारखंड में कहाँ कहाँ बोलल जाए, जैसे कोडरमा हो गलू, हजारीबाग हो गलू, गिरिडीह हो गलू, धनबाद हो गलू, देवघर हो गलू, यहाँ पर सब खोरठा बोले। लेकिन अलग अलग क्षेत्र में सब कोई की तो खोरठा के अपन अपन भाषा की तरह से बोले, अपन अपन क्षेत्र के हिसाब से बोले। तो बोली ओकरे बोलल जाए, जहां पर अपन क्षेत्र के हिसाब से कोई कुछ समझावे, बातचीत करे, ओकरे बोलल जाए बोली। आगे कहा जा रहा है कि एक ही भाषा की अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोलियां होती है। एक ही भाषा की अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे हम लोग हिंदी बोलने वाले हैं, झारखंड में लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में क्या है, तो कहीं पर खोरठा बोल रहा है, कोई संथाली बोल रहा है, ठीक है। और खोरठा में भी कहीं पर अगर आप 10 किलोमीटर कहीं आगे पीछे चले जाइए तो खोरठा में भी आपको भाषा में अलग अलग दिखाई विविधता देखने को मिल जाएगा। तो वही बात कहा जा रहा है कि एक ही भाषा की अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोलियां होती है, जिनमें उच्चारण और शब्दों में अंतर होता है। जहां पर क्या है, तो उच्चारण और जैसे कोडरमा वाला जो खोरठा है वो अलग है, जो हजारीबाग में खोरठा बोला जाता है वो अलग है, जो गिरिडीह में बोला जाता है वो अलग है, ठीक है। जैसे कि भोजपुरी, मगही, मैथिली आदि, ये सब क्या है, तो अलग अलग बोलियां हैं। बोलियां स्थानीय संस्कृति और पहचान को दर्शाती हैं, ठीक है। जो भी स्थानीय लोग हैं उनके संस्कृति को, उनकी पहचान को वो दर्शाने का काम करती है। अगला यहाँ पर हम इसका स्वरूप को देखेंगे या फिर रूप जो प्रकार देखेंगे वो है तकनीकी भाषा, जो टेक्निकल लैंग्वेज है, जो सभी लोग नहीं समझ पाते। जैसे कि कोर्ट में कोई बात बोलता है वकील लोग, तो उसको हम लोग समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं अच्छे से। जो डॉक्टर लोग अपने लैंग्वेज में बात करता है, क्या हम लोग उसको अच्छे से समझ पाते हैं? नहीं समझ पाते हैं। जो प्रशासन में लोग अच्छे से बात करते हैं, हम लोग उस चीज को नहीं समझ पाते। जो टेक्निकल लैंग्वेज है, ठीक है, यह भाषा विशेष क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है, जैसे कि विज्ञान, चिकित्सा, कानून आदि। इसमें विशेष शब्दावली होती है जिसे सामान्य व्यक्ति आसानी से नहीं समझ पाता है, तो इसको बोलते हैं टेक्निकल भाषा। तो भाषा के कुछ प्रकार हैं, ठीक है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि उदाहरण के लिए डॉक्टरों या फिर वैज्ञानिकों की भाषा में कई ऐसे शब्द होते हैं जो केवल विशेषज्ञ समझ सकते हैं, जो उसके बारे में जानते हैं, जो जानकार है, सिर्फ वही लोग समझ पाते हैं, आम लोग उसको नहीं समझ पाते। इससे कार्य में स्पष्टता और सटीकता आती है। तो ये हमने कुछ इसके विविध रूपों को भी समझ लिया, मतलब विविध रूप का मतलब है कि उसके कुछ प्रकारों को, भाषा के प्रकारों को भी समझ लिया। आगे दोस्तों एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष को जरूर लिखेंगे। कहा जा रहा है कि भाषा मानव जीवन का आधार है। यह केवल संचार का साधन नहीं, बल्कि समाज, संस्कृति और ज्ञान के विकास का प्रमुख माध्यम भी है। भाषा की प्रकृति सामाजिक, परिवर्तनशील और नियमबद्ध होती है, जबकि इसके विभिन्न रूप हमें अलग अलग परिस्थितियों में प्रभावी ढंग से संवाद करने में सहायता करते हैं। जो इनके रूप है, जो अभी आपने रूपों को समझा, मौखिक रूप है, लिखित रूप है, ठीक है, सांकेतिक रूप है, तो ये सब क्या करता है, हमें प्रभावी ढंग से संवाद करने का सहायता करते हैं। इसलिए भाषा का अध्ययन न केवल शिक्षा के लिए बल्कि जीवन को समझने के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। तो इस तरह से हम लोग आज भाषा वाला क्वेश्चन जो है आपका उसको समझ लिए। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक बार आप लोग कंपेयर जरूर देखिए कि आपने जहां से तैयारी किया है जिस भी चैनल से, वहां पर किस तरह से बताया गया और यहाँ पर किस तरह से आपको बताया गया, और कहाँ पर आपको अच्छा लगा आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि हम भी सीख सके कि आपको और किस चीज का जरूरत है और आपको अच्छे से डिटेल में बता सके। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को उसको ऑल पर सेट कर लीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, ठीक है। चलो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।